Hello everyone, today we will be starting our RCC2 in which the first unit is pre-stress concrete. So basically first we will see the basic of the pre-stress concrete. So पहली बात की pre-stress concrete होता क्या है? अभी तक आपने RCC पढ़ा reinforced cement concrete, उसमें आपने सारे डिफ्लेक्शन डायग्राम देखा होगा, स्ट्रेस डायग्राम देखा होगा। अब जब प्री-स्ट्रेस क्या है concrete, ये बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ RCC, वो कैसे है वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज द वन इन विच देयर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सच मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट the stresses resulting from the external loading are counterbalanced to a desired degree. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आरसीसी का डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये आरसीसी बीम है। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये बीम है, सपोज इसमें एक्सटर्नल लोडिंग लगी है। ये कौन सा लोड है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये यूडीएल है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अब जो ये न्यूट्रल फाइबर होती है इसकी, ठीक है, अलोंग दी क्रॉस सेक्शन अगर हम बात करेंगे कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन ये स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, तो अगर जो ये वाली एक्सिस होती है इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। जब ये अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की हम बात करते हैं, या तो ये न्यूट्रल प्लेन हुआ या तो न्यूट्रल फाइबर। ठीक है, तो इस पे इससे ऊपर की जो बीम का पार्ट होता है दैट इज इन कंप्रेशन एंड इन टेंशन। कैसे कि जब ये सपोज ये बीम मैंने यहाँ पे प्लॉट कर ली, सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब इस पे यूडीएल लगा है। ओके, तो ये क्या होगा, कैसे डिफ्लेक्ट होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरह से इस पे डिफ्लेक्शन आएगा, दैट विल बी ऑफ डेल्टा। ठीक है, अब जब ये बीम डिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे इसको इस तरह से मैं आपको शो कर देता हूँ, समझने में आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो जो इसके टॉप फाइबर्स होंगे, ये वाले फाइबर्स, ये क्या हो जाएंगे, ये वाले कंप्रेशन में चले जाएंगे, और जो बाहर के फाइबर होंगे दैट विल बी इन टेंशन, डाउनवर्ड्स वाले। ठीक है, तो न्यूट्रल फाइबर से ऊपर की जो बीम है दैट विल बी इन कंप्रेशन, नीचे वाली टेंशन। ये बेसिक आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होता है कि जो हमारा सपोज ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, सेम बीम ली यहाँ पर। अब इसमें क्या है, यूडीएल लगा है, और जो आरसीसी में यहाँ पे रीइंफोर्समेंट देते हैं टेंसाइल जोन में, तो यहाँ पे भी हमने रीइंफोर्समेंट दे रखा है। पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम क्या करते हैं, इसको एडिशनली हमें पता है यहाँ पे टेंशन आने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हमने यहाँ पे इसको कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रेसेस दे दिया या कंप्रेसिव लोड दे दिया। ठीक है, अब ये क्या, नीचे वाला पार्ट भी किस में आ गया, ये भी कंप्रेशन में और ये भी कंप्रेशन में। ठीक है, तो ये दोनों कंप्रेशन में आ गए उस केस में। ठीक है, तो ये एडिशनल जो स्ट्रेसेस हमने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, जो लोड की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा उसको काउंटर बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा, इंट्रोड्यूसिंग द इंटरनल स्ट्रेसेस। पहले ही हमने इंटरनल स्ट्रेसेस इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हमारी जो ये बीम है डिफ्लेक्टेड से विदाउट इंटरनल स्ट्रेसेस कैसे होगी। विदाउट इंटरनल स्ट्रेसेस सिर्फ एक्सटर्नल लोडिंग होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये रही हमारी बीम की डिफ्लेक्टेड शेप, ऐसे ही होगी, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ गया इसमें। ठीक है, ये जो बीम थी इसमें डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ गया डेल्टा। अब डिफॉर्मेशन ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेसेस की बात करें, नीचे कंप्रेशन है तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली शेप को हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट जो अभी हमें विद लोडिंग आए, दिस इज नोन एज सैगिंग एंड दिस विल बी इन हॉगिंग। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल लोडिंग थी तो सैगिंग आया, जब इंटरनल स्ट्रेसेस या कंप्रेसिव लोड हमने प्रोवाइड किया तो हॉगिंग आया। ठीक है, अब आगे जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि डिफॉर्मेशन ड्यू टू बोथ द इफेक्ट्स, दोनों के इफेक्ट से क्या होगा, एक तो डेल्टा वन डाउनवर्ड से, दूसरा डेल्टा टू क्या है, अपवर्ड, एक सैगिंग में एक हॉगिंग में। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हमारा ये वाला जो
डेल्टा 1 है ये एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से और डेल्टा 2 इंटरनल स्ट्रेसेस की। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेल्टा 2 क्या करेगा, उसको रजिस्ट करेगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो डेल्टा इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज लेस देन द डेल्टा ऑफ आरसीसी। तो ये हमारा एक कंक्लूजन आ गया कि डिफ्लेक्शन इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज लेस देन द डिफ्लेक्शन इन आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक। क्या हमने इसको इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोवाइड, ये बाद में देखते हैं अभी कि इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस कंप्रेसिव लोड कैसे प्रोवाइड करेंगे। बट अभी आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि हमारा आरसीसी में क्या हो रहा था और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या हो रहा था। ठीक है, तो दूसरी हम बात कर लेते हैं कि जो इसका डायमेंशन होता है, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन होता है, वो आरसीसी में बहुत लार्ज होता है। बट एज कंपेयर टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस मेंबर जो हम बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शन विड्थ होगी या डेप्थ होगी ये कम आएगी। क्रॉस सेक्शनल जो आपका डायमेंशंस होंगे ये क्या आएंगे, लेस आएंगे एज कंपेयर टू दी आरसीसी। ठीक है, क्योंकि जो हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट है ये हम किस में यूज करेंगे, लॉन्ग स्पैन, जैसे हम ब्रिजेस बना रहे हैं तो ये क्या है, ये तो बहुत लॉन्ग स्पैन के लिए होंगे, तो ये यहाँ पे बीम की जगह क्या आ जाएगा, गर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको जब हम डिजाइन करेंगे तो उसके लिए हमारे को ये देखना पड़ेगा कि उसकी डेप्थ ज्यादा है। अगर आरसीसी प्रोवाइड करेंगे तो उसकी डेप्थ ही इतनी ज्यादा हो जाएगी और फिर हमारी कॉस्ट कितनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हमने प्री स्ट्रेस कंक्रीट को डिराइव किया और उसमें जो डिफ्लेक्शन होंगे वो कम आएंगे एज कम्पेयर टू आरसीसी, और हमारा क्रॉस सेक्शनल विड्थ भी कम होगा। वो कैसे होगा वो अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम आरसीसी के लिए हमने यहाँ पे एक बना दिए बीम। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, न्यूट्रल फाइबर से ऊपर किस में आएगा, कंप्रेशन में, यहाँ टेंशन। ठीक है, तो आरसीसी में हम ये क्रॉस सेक्शनल जो इसका एरिया हमने बनाया, ऊपर वाला न्यूट्रल एक्सिस से जो इसका कंप्रेसिव लोडिंग जहां पे आ रही है कंक्रीट उसको रजिस्ट करेगा। अब कंक्रीट जो रजिस्ट करेगा तो उसकी डेप्थ क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सयू। तो कंप्रेसिव जब हम फोर्स निकालते थे आरसीसी में तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू 0.36 ऑफ एफसीके डॉट बी इंटू एक्सयू। तो ये एक्सयू है, ये हमने कौन सा कंसीडर किया है, सिर्फ डेप्थ ऑफ दी कंप्रेसिव जोन। सो जितना कंक्रीट हमारा कंप्रेसिव जोन में है उसको ही हमने कंसीडर किया है। बट प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम देखेंगे कि ऊपर का पार्ट भी हमारा कंप्रेशन में था और नीचे कंप्रेसिव लोड लगाया तो ये भी कंप्रेशन में आ गया। तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया लेना पड़ेगा जो कंक्रीट का जो इन कंप्रेशन होगा, बोथ दी जोन विल बी इन कंप्रेशन। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आप देख रहे हैं कि दोनों जोन क्या है, कंप्रेशन में। अब यहाँ पे जितना लोड ये रजिस्ट करेगा, जितना लोड आरसीसी में हम लगा रहे थे तो उसका ये देखो, उसका ये लोड क्या था, हाफ ये वाला जोन, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला जोन हमारा रजिस्ट कर रहा था। पर प्री स्ट्रेस में हमारे पास एडिशनल ये वाला सपोर्ट भी है कंक्रीट का जो नीचे की तरफ है न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये वाला जोन जो है ये भी हमारा कंप्रेसिव लोड को रजिस्ट करेगा, कंक्रीट इसमें भी मदद करेगा। तो हमारा क्या होगा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या करेगा, ज्यादा लोड रजिस्ट कर सकता है एज कंपेयर टू आरसीसी, इसीलिए हम इसकी विड्थ क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एज कंपेयर टू आरसीसी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। अब जब हम बात कर रहे थे कि प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल मतलब पहले से स्ट्रेस प्रोवाइड करना, ठीक है, पहले से हम स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे मटेरियल क्या चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब जब हम आरसीसी और प्री स्ट्रेस में कंपैरिजन करेंगे तो वो हम अभी देखते हैं आगे जाके कैसा होता है। बट अभी जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात कर रहे हैं वहां पे प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल जो होते हैं वो हाई स्ट्रेंथ के चाहिए हमको, और जो हमारा मटेरियल होगा जो हम इस बीम में लगाते थे, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, स्टील बार्स लगा रहे थे, बट यहाँ पे बार्स नहीं लगाने, रीइंफोर्समेंट के लिए हमें टेंडेंस यूज करने हैं। ठीक है, टेंडेंस क्या होते हैं, टेंडेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड्स। अब स्ट्रैंड्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, 2 to 7 नंबर ऑफ वायर्स के कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, टेंडेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड्स को हम कह देंगे
टेंडेंस, ठीक है। और जो इसमें वायर यूज होता है दैट इज ऑफ हाई टेंसाइल स्टील वायर्स आर यूज्ड एज टेंडेंस। हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए उस स्टील वायर की, ठीक है, तो उसको यूज करते हैं। अब देखिए डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ वायर के हिसाब से हमारी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्या लेते हैं एज कम्पेयर टू आरसीसी में। हम क्या करते थे 250 यूज करते थे, 415 यूज करते थे, तो वहां पे इतनी ही स्ट्रेंथ हम यूज करके डिजाइन करते थे हम मटेरियल। बट यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ वायर के हिसाब से 8 mm वायर की हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 1400 mm मेगा पास्कल, 7 mm की 1500 मेगा पास्कल, 5 mm की 1600 मेगा, 4 mm की 1750 mm, 3 mm की 1900 मेगा पास्कल। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि with the change of diameters of the wire the ultimate tensile strength vary। तो हम इतने टाइप्स के वायर्स यूज कर सकते हैं टेंडेंस। तो देखिए कितनी हाई स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू आरसीसी में हम कितना कम यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होगा प्री स्ट्रेस को बनाने के लिए आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी, बट क्या होगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग स्पैन। जब हम ज्यादा स्पैन्स में बात करेंगे तो वहाँ पे प्री स्ट्रेस मेंबर की जरूरत चाहिए, जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे हम प्री स्ट्रेस मेंबर्स बनाएंगे। इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट वहाँ पर क्या होता है क्रैक्स नहीं आएंगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्रैक्स नहीं आएंगे कंपैरिजन टू आरसीसी, ठीक है। क्रैक्स कैसे नहीं आएंगे, अभी हमने देखा था जो हमारा क्रॉस सेक्शन था आरसीसी का, वहां पे हमारे ये क्या होता है रीइंफोर्समेंट होता है, तो नीचे वाले जोन में हमारा जो मटेरियल होता है कंक्रीट, वो हम क्या कहते हैं इसको, इसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला मटेरियल है ये हमने सिर्फ रखा है कि इस रीइंफोर्समेंट को के साथ बॉन्ड बना सके, तो बॉन्ड को होल्ड कर सके उसके लिए वो कंक्रीट प्रोवाइडेड है। क्योंकि हम उसकी कंप्रेसिव फोर्स जब कैलकुलेट कर रहे हैं हम सिर्फ ऊपर वाले जोन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इन कंप्रेशन। बट जो हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाएंगे उसमें हमारा नीचे का जोन भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब जब नीचे का कंसीडर करना पड़ेगा तो वहां पे क्या है स्टील तो अपना काम करेगा बट कंक्रीट भी, दोनों जोन हमारे कंक्रीट इफेक्टिव होंगे, हमारे कंप्रेसिव लोड को रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं रहता कंक्रीट का, इसलिए वो क्या हो जाता है वहां पे टेंडेंस प्रोवाइड करे रहते हैं क्योंकि हमने वहां पे, तो वहां पे ये क्या होता है ब्रेक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा अगर स्टील फेल हो गया तो ये वाला इसमें क्या आ जाएंगे क्रैक्स आ जाएंगे, स्टील फेल हो गया तो क्रैक्स आ जाएंगे। बट इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट ये क्रैक्स नहीं आते, ठीक है, एज कम्पेयर टू आरसीसी हम बात करें, ठीक है। वहां पे काफी ज्यादा आपको लोड लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत मैक्सिमम स्ट्रेंथ के हम टेंडेंस प्रोवाइड करते हैं, जब वो जाके फेल होगा तब जाके क्रैक्स की बात होगी। बट इनके एज कंपेयर टू हम कह रहे हैं आरसीसी के क्रैक्स नहीं आते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। तो आरसीसी में क्या था कंप्रेसिव जोन ऑफ द कंक्रीट इज कंसीडर्ड, सिर्फ कंक्रीट का जो कंप्रेसिव जोन है उसी को कंसीडर किया था। बट प्री स्ट्रेस कंक्रीट में द होल कंक्रीट सेक्शन इज यूजफुल सिंस होल सेक्शन इज इन कंप्रेशन, क्योंकि दोनों सेक्शन कंप्रेशन में है तो इसलिए हमें होल कंक्रीट सेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा डिफरेंस है द क्रॉस सेक्शंस आर ऑफ लार्ज डायमेंशंस, ठीक है। आरसीसी में डायमेंशन ज्यादा रखते हैं, हम बीम की डेप्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर कहीं पे लोडिंग ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है क्रॉस सेक्शंस आर नॉट वेरी लार्ज इन डायमेंशन, ये हमने डिस्कस किया क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। क्रैक्स आर डेवलप्ड सिंस देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ये सब मैं अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, तो ये अब लास्ट में जाके हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। फिर है लास्ट में फोर्थ, लास्ट में नहीं मतलब फोर्थ डिफरेंस है डिफ्लेक्शन इन द आरसीसी एज हाई ड्यू टू इंटरनल लोड्स, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या है आरसीसी में एक्सटर्नल लोड की वजह से, सॉरी एक्सटर्नल लोड की वजह से डिफ्लेक्शन ज्यादा है, पर डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस इज लेस एज कंपेयर टू आरसीसी ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से। एडिशनल शियर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द क्रैक्स, अब इन क्रैक को रेजिस्ट करने के लिए हम एडिशनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं आरसीसी में, बट शियर रीइंफोर्समेंट इज अवॉइड करते हैं हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में अप टू सर्टेन अमाउंट। अब कुछ ज्यादा लोडिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे देना पड़ेगा, बट
एज कंपेयर टू आरसीसी हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, हियर रीइंफोर्समेंट्स आर अवॉइडेड। ठीक है, फिर यूज ऑफ वेरी हाई ग्रेड कंक्रीट एंड स्टील आर नॉट रिक्वायर्ड, ज्यादा हाई स्ट्रेंथ के ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम क्या कहते हैं M20 के साथ भी आरसीसी डिजाइन कर सकते हैं, बट प्री स्ट्रेस को नहीं कर सकते। ऐसे प्री स्ट्रेस के लिए हमको चाहिए हाई ग्रेड ऑफ स्टील और हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर रिक्वायर्ड। सो मिनिमम जब हम बात करेंगे M30 और M40 की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्री और पोस्ट में जब हम बात करेंगे तो वो अभी आगे जाके देखेंगे हम। तो हाई ग्रेड ऑफ स्टील और कंक्रीट चाहिए होता है प्री स्ट्रेस डिजाइन करने के लिए मेंबर्स। सो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम्स आर क्वाइट हैवी एंड लार्ज इन साइज। अब रीइंफोर्समेंट बीम जो है होगी वो लार्ज होगी, हैवी होगी, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा है तो हैवी तो होगी। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम आर लाइट इन वेट एंड स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू आरसीसी। इतना स्मॉल भी नहीं होगा कि आप अपने हाथ से ऐसे उठा के ले जा लोगे, ठीक है। एज कंपेयर टू आरसीसी वो क्या होता है, बहुत लाइट होता है, लाइट इन वेट एंड स्मॉलर इन साइज। दीज आर सुटेबल फॉर लॉन्ग स्पैन कैरिंग हैवी लोड्स। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस आपका आरसीसी का और प्री स्ट्रेस का। एक और डिफरेंस है इसमें, दैट इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सिलरी यूनिट्स मच फॉर कंस्ट्रक्शन। ऑक्सिलरी यूनिट्स मींस सपोज जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करेंगे तो यहाँ पे एंकरिंग चाहिए होती है, प्री स्ट्रेसिंग के लिए मटेरियल चाहिए, प्री स्ट्रेस करने के लिए मशीन चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें ऑक्सिलरी यूनिट। एक्स्ट्रा क्या चाहिए होता है, एक्स्ट्रा हमको कुछ नहीं चाहिए। आरसीसी के लिए हमको मटेरियल चाहिए, रिइंफोर्समेंट चाहिए और आपके शटरिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सिलरी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एंकरिंग डिवाइसेस equipments for pre-stressing. So these are the things that you require for pre-stressing, and that's why we are using pre-stress concrete for the long span structure. जहाँ पे heavy loading होगी वहाँ पे हम pre-stress members design करेंगे। So I hope this is the concept you must have got from the difference between the RCC and pre-stress concrete. So this topic is very important for you all, so start going through the basics of the pre-stress concrete. So I hope you all have understood the difference between the RCC and pre-stress concrete and what are the basics behind the pre-stress concrete. So thank you very much.